हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जो आपका सीटेट का पेपर 2 होता है, ठीक है, उसमें जो हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सीटेट का चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, दोनों में आपका हिंदी कंपलसरी होता है। ठीक है, या तो आप फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं तो भी हिंदी होता है, या फिर सेकंड लैंग्वेज में लेते हैं तो भी हिंदी होता है। ठीक है, हिंदी कंपलसरी होता है चाहे आप फर्स्ट लैंग्वेज में लें या सेकंड लैंग्वेज में लें। ठीक है, तो हिंदी से रिलेटेड जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर यूँ कह लें कि जो पिछले एग्जाम में आपके पूछे गए थे जिस टाइप के, उस टाइप के हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे आपको आज की क्लास में, कुछ इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी का पेडागोजी पूछा जाता है, हिंदी का जो पेपर होता है उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 15 नंबर आपका गद्यांश और पद्यांश दोनों मिलाकर होता है और 15 नंबर का जो है सिर्फ पेडागोजी पूछा जाता है। ठीक है, तो 15 नंबर क्लियर करने के लिए कि 15 नंबर आपके पेडागोजी में अच्छे से आ जाएं, ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि भाषा प्रयोग के संदर्भ में लोगों के एक समूह द्वारा साझा किए जा रहे एक समान मानकों को किस रूप में लिया जाना चाहिए। ठीक है, भाषा प्रयोग के संदर्भ में यानी कि भाषा बोला जा रहा है, भाषा का यूज किया जा रहा है, कोई भी भाषा बोली जा रही है, तो उस संदर्भ में लोगों के एक समूह द्वारा, लोगों का एक समूह है उसके द्वारा साझा किए जा रहे समान मानकों को किस रूप में लिया जाना चाहिए। भाषा रजिस्टर के रूप में? बिल्कुल नहीं, भाषा रजिस्टर कोई काम नहीं है। वॉक समुदाय के लिए यानी कि जो समुदाय के लोग बोल रहे हैं उसके लिए, या फिर वॉक प्रयुक्ति के लिए, या फिर भाषा समुदाय के लिए। तो भाषा प्रयोग के संदर्भ में लोगों के एक समूह द्वारा जो साझा किए जा रहे समान मानकों को किस रूप में लिया जाना चाहिए, वो लिया जाना चाहिए वाक समुदाय के रूप में। ठीक है, किस रूप में? वाक समुदाय के रूप में। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालिका पढ़ना सीखने के लिए प्रयासरत है, उसकी अध्यापिका शब्द पहचान जैसी बहुत सी युक्तियों का प्रयोग करके उसकी मदद करती है। ठीक है, और कुछ सप्ताह बाद वह पढ़ने लग गई है। बिना सहायता के कर पाना और साध्यता मिलने पर कर पाना क्या कहलाता है? ठीक है, क्या वो निरूढ़ता अधिगम का क्षेत्र कहलाता है? ठीक है, या फिर सहायता करना कहलाता है, या फिर निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता है, या फिर भाषा अर्जन उपकरण होता है। तो ये क्या होता है? यानी कि एक बालिका पढ़ना सीखने के लिए प्रयासरत का मतलब को प्रयास कर रही है पढ़ने के लिए, कि कोई भी किताब पढ़ना जो है सीखने के लिए वो प्रयासरत है। उसकी अध्यापिका शब्द पहचान जैसी बहुत सी युक्तियों का प्रयोग करके उसकी मदद करती है। ठीक है, शब्द पहचान जैसी जो चीज़ें होती हैं उसमें मदद करती है उसकी टीचर। और कुछ सप्ताह बाद वो पढ़ने भी लग गई, यानी पढ़ना सीख रही थी वो जहाँ पर नहीं पढ़ पा रही थी पढ़ने लग गई। बिना सहायता के कर पाना, ज़्यादा सहायता तो उसको करनी नहीं पड़ी है किसी भी टीचर को, और साध्यता मिलने पर कर पाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। क्या होता है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो उसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चौमस्की से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि चौमस्की के अनुसार मानव के मस्तिष्क में मानसिक व्याकरण है जो मानव को भाषा अर्जित करने में सहायता करती है, इसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, चौमस्की मानते हैं कि जो मानव का मस्तिष्क है, जो व्यक्ति का मस्तिष्क है, उसमें जो है मानसिक व्याकरण यानी कि व्याकरण पहले से ही निहित है, जो मानव को भाषा अर्जित करने में यानी कि भाषा सीखने में सहायता करती है। तो उसे क्या कहा जाएगा? व्यवहारिक व्याकरण कहा जाएगा, सार्वभौमिक व्याकरण, या फिर मानसिक व्याकरण, या फिर छुपी हुई या छिपी हुई व्याकरण। तो अगर चौमस्की कहते हैं कि मानव के मस्तिष्क में मानसिक व्याकरण है जो मानव को भाषा अर्जित करने में सहायता करती है, तो इसे सार्वभौमिक यानी कि पहले से ही मानव के मस्तिष्क में व्याकरण निहित है, इसलिए वो जो है भाषा को अर्जित करने में उसको हेल्प मिलती है, वो अर्जित कर सकता है। तो उसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राघवी को जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाना है। ठीक है, इसके लिए वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है। राघवी जो है उसको जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाना है, इसके लिए वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है। ठीक है, इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? ठीक है, क्या कर रही है? वो समय सारणी को पढ़ रही है।
तो क्या वो सरसरी तौर पर पठन है? बिल्कुल नहीं। अगर समय सारणी को पढ़ रही तो सरसरी तौर पे तो पढ़ेगी नहीं, ध्यान से पढ़ेगी, तभी उसको पता चलेगा कि क्या समय है, कितने समय गाड़ी आएगी, कितने समय पहुंचाएगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बारीकी पठन होता है, यानी बारीकी से पढ़ रही तभी उसको पता चलेगा कि उसकी ट्रेन कितने बजे से है, कितने बजे आएगी स्टेशन पे और कितने बजे उस स्टेशन पहुँचेगी जहाँ पर उसको उतरना है। तो वो क्या होता है, बारीकी से पठन। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है, लेखन का पहला चरण कौन सा होना चाहिए? ठीक है, क्या वो प्रारूपण होना चाहिए, या फिर मानस चित्रण, या फिर समीक्षा करना, या फिर संपादन? तो क्या होना चाहिए? विद्यार्थी को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है तो लेखन का जो पहला चरण है वो होना चाहिए मानस चित्रण। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भाषा अधिगम की रचनावादी उपागम किससे समुन्नत करता है? भाषा अधिगम का जो रचनावादी उपागम है किससे समन्वित करता है? अध्यापक केंद्रित उपागम को बिल्कुल नहीं। हमने बताया था जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि जो अध्यापक केंद्रित हो या फिर शिक्षक केंद्रित हो तो वो क्या होता है, वो होता है निगेटिव, तो इसको हम काट देंगे। होता है शिक्षार्थी केंद्रित। शिक्षार्थी मतलब कि बालक केंद्रित। शिक्षार्थी वही होता है ना जो शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जाता है, जिसको हम विद्यार्थी कह सकते हैं, बालक कह सकते हैं। तो यह होता शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, ये सही है। चुप्पी की संस्कृति या फिर कक्षा में शोर, ये कोई जो है सही इसका जो है ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा उसका बी होगा, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम। ठीक है, हमेशा शिक्षार्थी या जो है बालक के जो है हित की ही बात करना है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक कक्षा 6 के विद्यार्थियों के श्रवण कौशलों का आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्त श्रवण कौशल के आकलन की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी? ठीक है, पहला कि अध्यापिका एक चित्र दिखाती है और विद्यार्थियों को उसका वर्णन करने के लिए कहती है। वर्णन करना भी क्या होता है, निगेटिव होता है। वर्णन करने का मतलब कि उसको विस्तार से दिखने के लिए कहती है, तो ये गलत है। दूसरा कि अध्यापिका विद्यार्थी को सुने गए आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती है। ठीक है। तीसरा कि अध्यापिका विद्यार्थियों को देखे गए मूक अभिनय का वर्णन करने के लिए कहती है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे वर्णन दिख गया है। तीसरा कि अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई पठन सामग्री सस्वर पढ़ने के लिए कहती है। सस्वर पढ़ने यानी खुद जो है अपने शब्दों में पढ़ने के लिए कहती हैं, ये भी क्या है, निगेटिव है, ये गलत है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही इसका सही आंसर है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे दीवारों और कॉपियों पर आड़ी तिरछी रेखाएं या फिर जिनको कीरम कांटे कहते हैं बनाते हैं। इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? यानी जो बच्चे दीवारों और कॉपियों पर आड़ी तिरछी जो है बनाते रहते हैं ना रेखाएं, पहले शुरुआत में जब बच्चे लिखना नहीं जानते तो पहले वो ऐसे करते हैं। अगर आप देखते हैं उनको पेंसिल दें तो उनके कॉपी में ऐसे ही निशान बने आपको मिलेंगे। चाहे वो दीवार पे भी अगर उनको पेंसिल मिल जाती तो दीवार पे भी ऐसे ही निशान बना देते हैं, और कॉपी भी अगर आप उनको देते हैं तो उनके कॉपी में भी ऐसे ही निशान आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? समय की पूरी बर्बादी और इस अवस्था को निरुत्साहित करना चाहिए। यानी कि ये क्या समय की बर्बादी है, इस अवस्था को निरुत्साहित करने की, निरुत्साहित मतलब उसको उत्साहित से नहीं करना चाहिए, उसको उत्साह नहीं देना चाहिए, तो ये गलत होता है। निरुत्साहित भी क्या होता है, निगेटिव होता है, जिसको कह सकते हैं हतोत्साहित। ठीक है। दूसरा कि लिखना सीखने का प्रारंभिक चरण और इस अवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही। जब बच्चे आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं तो ये क्या होता है, ये लिखना सीखने का जो आरंभिक स्तर होता है, ये आरंभिक स्तर होता है। बच्चा पहले ऐसे ही आड़ी तिरछी जो है रेखाएं खींचेगा, धीरे धीरे करके उससे सारी जो शब्द हैं वो बनता है। हर बच्चा, कोई भी बच्चा हो, सबसे पहले ये प्रक्रिया जरूर करता है, और ये जो होता है ये लिखना सीखने का आरंभिक चरण होता है, और इस अवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर इस तरीके से आड़ी तिरछी जो है रेखाएं बनाता है तो बच्चे को मारना है, पीटना चाहिए, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। और धीरे धीरे तभी जो है वो पेंसिल को पकड़ना सीखेगा और जो है अक्षर बनाना सीखेगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन सही है। तीसरा कि स्थूल गत्यात्मक कौशलों का विकास का एक चरण जी नहीं, एक बुरी आदत है और बच्चों को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, गलत हमने पहले बताया। इसका सेकेंड जो है सही है, ये सीखने का आरंभिक चरण होता है। नेक्स्ट है कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? क्या वो रूपग्राम है, या फिर ध्वनिग्राम है, या फिर वाक्य रचना है, या फिर अर्थ विज्ञान है? तो ये क्या होता है, ध्वनिग्राम है। इसको जो है कई आपको स्वनिम देखने को मिलेगा। ठीक है। तो दोनों जो इसके शब्द हैं दोनों को याद रखिए, इनको ध्वनिग्राम भी कहते हैं और स्वनिम भी कहते हैं।
जो भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है वो ध्वनिग्राम या फिर स्वनिम कह सकते हैं। कई बार स्वनिम सिर्फ देखने को मिलता है, कहीं कहीं सिर्फ ध्वनिग्राम देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना है क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो नहीं रहेंगे लेकिन डिफ़िकल्ट वर्ड जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण कौन सा है? क्या संक्षिप्त वाक्य है, यानी कि वाक का मतलब कि बोलना, जो शॉर्ट में बोलना, या फिर स्वयं निर्देशित वाक्य है, यानी बच्चा जो है स्वयं से जो है बोलता है, या फिर दो शब्दी वाक्य है, या फिर कूजन और बबलाना है। भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण, यानी भाषा विकास का जो भाषिक पूर्व चरण होता है वो होता है कूजन करना और बबलाना। इसका मतलब होता है कि जब बच्चा छोटा होता है और शब्द पूरे अच्छे से नहीं बोल पाता, उससे पहले जो बोलता है वो जो भाषा सीखता है ये कूजन करता है, बबलाना, जिसमें सब बच्चा कुछ भी बोलने की कोशिश करता है लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि बोलता क्या है, हमें लगता है कि बबला रहा है। तो वो जो है भाषा विकास का जो भाषिक पूर्व चरण होता है, यानी प्रारंभिक चरण कह सकते हैं भाषा बोलने का। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे लिखने के लिए वो आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता है तो वो लिखना सीखता है, वो प्रारंभिक चरण होता है, वैसे ही बोलने का ये प्रारंभिक चरण होता है कूजन और बबलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वह भाषा अधिनियम विधि जिसमें शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं और जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है वो क्या कहलाता है? क्या ये संरचनात्मक विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि होती है, या फिर संप्रेषणात्मक विधि होती है, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि होती है? तो इसमें दिया कि वह भाषा अधिगम, यानी वह भाषा सीखने का जो है नियम होता है जिसमें शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं, कन्वर्सेशन में संप्रेषण करने के लिए जो है अवसर दिए जाते हैं, आपस में बच्चों से बातचीत करने के अवसर दिए जाते हैं और जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका संप्रेषणात्मक विधि। जो आपस में बातचीत करते हैं बच्चे, वो क्या होता है? संप्रेषण होता है। और जहाँ पे इन सब चीज़ों को अवसर दिया जाए वो ऑप्शन सही होता है। संप्रेषणात्मक विधि जो होती है वो सबसे सही विधि होती है, ये एक पॉजिटिव विधि भी है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका ने देखा कि उसके विद्यार्थी अपने लेखन में वर्तनी की गलतियां कर रहे हैं। उनकी समस्या के समाधान के लिए अध्यापक को कौन सी शिक्षण युक्ति प्रयुक्त करनी चाहिए? ठीक है, एक अध्यापिका ने देखा कि उसके विद्यार्थी अपने लेखन में वर्तनी, यानी लिखने में जो वर्तनी होती है, अक्षर होते हैं, उसमें गलतियां कर रहा है। तो इस समस्या के समाधान के लिए अध्यापक या अध्यापिका को कौन सी शिक्षण युक्ति प्रयुक्त करनी चाहिए? उच्चारण का अभ्यास। तो लिखने में गलती हो रही तो उच्चारण से कोई मतलब नहीं है, मानस चित्रण से भी मतलब नहीं है, सास्वर जो है पठन से भी नहीं मतलब, बल्कि श्रुत लेख से मतलब है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? श्रुत लेख। ठीक है, वहाँ पे जो है कौन सी शिक्षण युक्त प्रयुक्त करनी चाहिए? श्रुत लेख का जो है प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसे कहना चाहिए किसी भी चीज़ को सुनकर लिखने की जो है कोशिश करे, तो श्रुत लेख जो शिक्षण विधि है इसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका विद्यालय पूर्व के बच्चों को बड़ी चित्रात्मक पुस्तकें पठन के लिए देती है और फिर उन चित्रों के बारे में बताने के लिए कहती है, यह बच्चों को किस तरह से मदद करती है? ठीक है, पहला है प्रभावशाली संप्रेषण बनने में। ठीक है, दूसरा उनके स्थूल गत्यात्मक कौशलों के विकास में, या फिर उनकी लिखावट में सुधार लाने के लिए, या फिर इससे वे आत्मविश्वासी और अच्छे लेखक बनेंगे। जी नहीं, इसमें होगा उन प्रभावशाली संप्रेषण बनने में, यानी कि संप्रेषक का मतलब होता है कि जिसमें बच्चा आसानी से बोल पाए। ठीक है, तो जिसका प्रभाव दूसरों पे पड़ सके वो होता है प्रभावशाली संप्रेषक बनने में। एक बच्चों को प्रभावशाली संप्रेषक बनना चाहिए ताकि जो भी चीज़ें बोले वो सामने वाले को प्रभावित करें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी निर्देशात्मक विधि जिसमें दिए जा रहे भाषा निवेश का स्तर विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर से कुछ ऊंचा है, क्या कहलाएगा? क्या वो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया कहलाएगा, बोधगम्य निवेश कहलाएगा, सहारा देना, या फिर भाषिक निवेश कहलाएगा? तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बोधगम्य निवेश। ठीक है, क्या कहलाएगा? बोधगम्य निवेश। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पठन बोध की युक्ति नहीं है? कौन सी पठन बोध की युक्ति नहीं है? क्या अनुमान लगाना है?
या फिर सारांशीकरण है पठन बोध की। ठीक है, तो अनुमान लगाना हो सकता है, सारांशीकरण भी है, निष्कर्ष निकालना भी है, लेकिन संपादन करना ये क्या होता है, पठन बोध की युक्ति नहीं है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन निगेटिव है तो निगेटिव ही आंसर करना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री यानी कि छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। ठीक है, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली एक अध्यापक है, यानी कि ये कह सकते हैं अध्यापिका, एक पाठ्य सामग्री यानी कि छोटी कहानी पढ़ने के लिए देती है, पठन का मतलब पढ़ने के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा कौशल का विकास करने की चेष्टा कर रही है, कोशिश कर रही है, या फिर समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, या फिर समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, या फिर समालोचनात्मक भाषा विकास का। ठीक है, तो जो अध्यापिका है, जो टीचर है, वो क्या कर रही है, वो समालोचनात्मक साक्षरता कौशल का विकास करने की चेष्टा कर रही है। क्यों? क्योंकि जो टीचर है वो जो है मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती, पढ़ने के लिए देती है। ठीक है, और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। चर्चा करने के लिए कहती है। ठीक है, कौन से जो है सत्ता एवं न्याय की दृष्टिकोण टॉपिक है, एक तरह से कह सकते हैं। इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करने के लिए कहती है। तो वो क्या कर रही है, वो समालोचनात्मक साक्षरता कौशल में जो है विकास करने की चेष्टा कर रही है। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च स्तरीय भाषा कौशल नहीं है, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र यहाँ पे नहीं है, और समालोचनात्मक भाषा विकास का भी नहीं है, बल्कि साक्षरता कौशल का जो है कोशिश कर रही है सिखाने की, एक तरह से कह सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्भाषिक पहचान क्या है। अंतर्भाषिक पहचान क्या है? क्या यह शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार या सम आश्वासन है, या फिर दूसरा कि शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते। बिल्कुल सही, जो शिक्षार्थी के निर्णय होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ उनके सहजात भाषा का मतलब कि कुछ उनके भाषा में होते हैं, जो उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, उनके घर की जो भाषा होती है, उनके जो क्षेत्रीय भाषा होती है, उसमें कुछ निर्णय उनके उस भाषा में होते हैं और कुछ लक्ष्य भाग भाषा में समान होते हैं। ठीक है, कुछ जो लक्ष्य होते हैं वो उनके सहजात भाषा में होते हैं, कुछ उनके निर्णय जो अपने भाषा में होते हैं, कुछ जो है कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही है, जो कि अंतर्भाषिक पहचान है। ठीक है, अंतर्भाषिक पहचान की एक विशेषता है। थर्ड है कि शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते, असमान नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, समान होते हैं। तीसरा है कि शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। बिल्कुल नहीं, सहजात भाषा का मतलब होता है कि अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपने घर की भाषा, तो वो जो है द्वितीय भाषा को सीखने में अवरोध नहीं पैदा करता, बल्कि एक जो है कह सकते हैं कि एक और सहारा देता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि बच्चा कोई भी भाषा है वो अपने घर की भाषा को दूसरी भाषा सीखने में उसको हेल्प करता है, ना कि अवरोध या फिर कोई अन्य दिक्कतें होती हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। इसका सही ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है। ठीक है, यानी एक भाषा अध्यापक का मतलब कि भाषा पढ़ाती है, वो अंग्रेजी में कहानी सुनाती है। ठीक है, और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में या कहानी समूह में सुनाएं। फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी एक टीचर है वो जो है एक कहानी सुनाती है, वो अंग्रेजी में सुनाती है। फिर वो जो है कहती है स्टूडेंट से कि आप जो है आपको जो भाषा आता है, जैसे आपको हिंदी आता है तो हिंदी, पंजाबी आती है तो पंजाबी, बंगला आती है तो बंगला, उर्दू आती है तो उर्दू, जो भी भाषा आपको आता है आपको उस भाषा में इस कहानी को समूह में सुनाना है। तो कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनानी, यानी क्लास में अपने सामान्य भाषा में जो आपको भाषा आती है उस भाषा में आपको कहानी सुनाना है, जो टीचर ने अंग्रेजी में सुनाया है। इस शिक्षा शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है, यानी जो ये विधि या ये पद्धति अपना रही है टीचर, इसको किस रूप में जाना जाता है। क्या ये भाषा अर्जन होता है, या फिर परभाषा व्यवहार यानी कि जिसको ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं,
या फिर बहुभाषिक नीति होता है, या फिर बहुभाषा शिक्षण होता है। तो ये जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी भाषा को ट्रांसलेट करके अपने भाषा में सुनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसलैंग्वेजिंग यानी कि परभाषा व्यवहार हो जाएगा। जिसको ट्रांसलेट करके यानी अंग्रेजी भाषा की जो कहानी उसको ट्रांसलेट करके कोई भी बच्चा अपनी भाषा में कहानी सुनाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलैंग्वेजिंग हो जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको ट्रांसलेट करके सुना रहा है। ठीक है, तो ट्रांसलेट से ट्रांसलैंग्वेजिंग इसको आप रिलेट कर सकते हैं, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरा करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? ठीक है, यानी कि कक्षा 7 की एक अध्यापिका है, वो जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि, जोड़ियों का मतलब कि दो लोगों से काम करवा रही है। ठीक, एक साथ 2 लोगों को जो है काम देती है, उनसे वो काम कराती है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। यानी 10 वाक्य की एक कहानी है, उस पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है। मान ली पहली जोड़ी जो है इस वाक्य को, यानी कि जो है एक वाक्य है 3 से 4 लाइन का, उसको पढ़ती है, या फिर एक ही वाक्य का मान लीजिए 1 लाइन है तो उसको पढ़ती है। ठीक है, और फिर दूसरी जो जोड़ीदार है उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है, यानी कि एक जोड़ीदार पढ़ती है दूसरी लिखती है, ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरा करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? ये जो गतिविधि करवा रही है टीचर वो क्या होगी? क्या ये पारस्परिक श्रुत लेख होगा या पारस्परिक लेखन होगा? तो पारस्परिक लेखन तो होगा नहीं, सिर्फ लिखने का काम तो कर नहीं रही। वहाँ पे एक बच्ची जो है जोड़ी में काम करवा रहे हैं, 2 बच्चों की जोड़ी हैं, तो एक पढ़ रही है एक लिख रही है। ठीक है, तो ये पारस्परिक लेखन तो हो नहीं सकता है, पारस्परिक श्रवण भी नहीं हो सकता है, वाक्य श्रुत लेख भी नहीं हो सकता, बल्कि ये हो जाएगा पारस्परिक श्रुत लेख। श्रुत लेख मतलब सुनती भी है और लिखती भी है। एक पढ़ रही है तो जाहिर सी बात सुनेगी भी, और सुन रही है तो लिखती भी है। एक जो लड़की है वो एक लाइन को पढ़ रही है और दूसरी जो है लिख रही है, तो क्या होता है, लिखने और पढ़ने का काम, यानी सुनने का और लिखने का दोनों काम बराबर हो रहा है। तो पारस्परिक श्रुत लेख यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सुन भी रही, श्रुत का मतलब सुनना, लेख का मतलब लिखना होता है। तो सुन भी रही है और लिख भी रही, तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। कौन सी जानकारी? विशिष्ट जानकारी। ठीक है, विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? अब विशिष्ट जानकारी पढ़ना है तो क्या ये अध्ययन कौशल होगा? जी नहीं। समालोचनात्मक चिंतन तो होगा ही नहीं। सरसरी तौर पे नहीं होगा, क्योंकि वो विशिष्ट जानकारी उसको चाहिए है तो वो बारीकी से पढ़ेगी, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट उसको जानकारी चाहिए उस न्यूज़पेपर से, तो वो जो है बारीकी से पढ़ रही है, ना कि सरसरी नज़र से पढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बारीकी से पढ़ेगी। बारीकी का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना। जब वो न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ेगी तभी वो विशिष्ट जानकारी निकल के आ पाएगी, नहीं तो वो स्किप हो जाएगी। ठीक है, तो इसका 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञात क्या है? व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञात क्या है? भाषा और उसकी संस्कृति को जानना है, या फिर यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि व्याकरणिक तथ्यों के बारे में जानना, और 4th ऑप्शन है व्याकरणिक तथ्यों के नियमों को जानना। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञात क्या है? क्या भाषा और उसकी संस्कृति को जानना है? बिल्कुल नहीं। यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। ठीक है, कहाँ से जाती है? पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। कहने का मतलब वो स्थायी रूप से पंजाब में रह रही थी, पंजाब के जालंधर में रह रही थी, वहाँ से वो उसके पिता का स्थानांतरण होता है तो तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती, जाहिर सी बात है कि पंजाब में रह रही है तो वो उसका मातृभाषा पंजाबी ही होगा, तो वो उसको जानती है।
और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है, यानी 2 भाषाएं जानती है। एक तो अपनी मातृभाषा के रूप में पंजाबी जानती है और दूसरा विद्यालय भाषा के रूप में जो द्वितीय भाषा है वो अंग्रेजी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। अब जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु में मदुरई में रह रही है, तो उसके जो आसपास के लोग हैं उनकी बातों को सुनकर वो जो है तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, बताना कि कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत है। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंग्रेजी भाषा अर्जन नहीं है बल्कि अधिगम है, क्योंकि अंग्रेजी वो सीखती है विद्यालय में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है। अर्जन क्यों है? क्योंकि जो भाषा बच्चे अपने आसपास के माहौल से सीख लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, वो भाषा अर्जन होता है। और जो भाषा बच्चे विद्यालय में जाकर सीखते हैं टीचर की मदद से, वो क्या होता है? अधिगम होता है, क्योंकि वो सीखना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भाषा को सीखने में कभी विद्यालय की आवश्यकता ना हो, पेपर पेन की आवश्यकता ना हो, किसी स्पेशल टीचर की आवश्यकता ना हो, तो वो क्या होता है कि वो अर्जन होता है। अगर आप किसी भी भाषा को, मान लीजिए आपकी अपने घर की भाषा है, जो आपकी मातृभाषा, अपने घर की भाषा, जो आपके परिवार की भाषा है, उसको सीखने में आपको किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। कभी आपने पेपर पेन नहीं उठाया होगा उस भाषा को सीखने के लिए, उसको आपने अर्जित कर लिया है। जब से आप का जन्म हुआ है, जब से आप पैदा हुए, तब से आप उसी माहौल में रह रहे हैं, लोगों की बातें सुन सुनकर आपने अडॉप्ट कर लिया है, अर्जित कर लिया है, तो वो भाषा क्या हो जाएगी? वो अर्जित हो जाएगी, यानी कि अर्जन हो जाएगी। और जिस भाषा को सीखने के लिए आप विद्यालय जाते हैं, टीचर की ज़रूरत होती है, आपको उस भाषा को सीखने के लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है, कॉपी पेन की ज़रूरत होती है, वो क्या होती है? वो भाषा होती है अधिगम। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान देंगे तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि जो अर्जन का मतलब है अर्जित करना। ठीक है, एडॉप्ट करना, जो खुद से आप कर लेते हो, उसमें किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं होती, उसमें पेपर पेन की आवश्यकता नहीं होती, वो होता है अर्जन। और जिस भाषा को सीखने में आपको टीचर की आवश्यकता होती, सीखने का अधिगम का मतलब सीखना होता है, टीचर की आवश्यकता होती, पेपर पेन की आवश्यकता होती, वो क्या होता है? अधिगम होता है। तो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पंजाबी और तमिल, क्योंकि पंजाबी उसकी मातृभाषा है, पंजाब से आई है, तो वो अपने परिवार से सीख के आई है। दूसरी जो तमिल है, तमिल जो भाषा है वो उसने वहाँ के जो आसपास के पड़ोसी हैं उनसे सीख लेती। जैसे इसमें लिखा है कि अपने पड़ोसियों की द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी वो जानती थी, उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। पड़ोसियों की मदद से सीखा, ना कि किसी टीचर की मदद से। ठीक है, तो वो तमिल जो बोलना सीखा उसने पड़ोसियों की मदद से, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी अर्जित उसने किया है। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा जो है इसमें दिया है कि विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है, यानी कि जो द्वितीय भाषा अंग्रेजी वो विद्यालय से उसने सीखा है, तो वो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा आपका अधिगम हो जाएगा और पंजाबी और तमिल उसका अर्जन उसने किया है। ठीक है, ये अर्जित हो जाएगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? ठीक है, कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में एक विशेष समाज है, उसमें बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? ये दो भिन्न भाषाएं हैं, या फिर मलयालम के 2 प्रकार हैं। ठीक है, या मलयालम की क्षेत्रीय बोली है, या फिर मलयालम की सामाजिक बोली है। ये क्या है? ये मलयालम की सामाजिक बोली है। ठीक है, क्या है? मलयालम की सामाजिक बोली है। तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभाषा सूत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिभाषा सूत्र है क्या आखिर। ठीक है, इसको आप समझेंगे ध्यान से। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है कि मातृभाषा यानी घर की भाषा अंग्रेजी जो है प्रथम भाषा के रूप में, क्या ये होती त्रिभाषा के रूप में? या फिर दूसरा है कि मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। त्रिभाषा का मतलब ये होता है जो कि आपकी मातृभाषा हो,
आपके घर की भाषा हो, आपकी क्षेत्रीय भाषा को प्रथम भाषा के रूप में माना जाए, वो त्रिभाषा होता है। ठीक है, यानी जो आप अपने बचपन से जो भाषा सीख रहे हैं, जो आपके परिवार में बोली जाती है, वो आपकी मातृभाषा होती है। जो आपके घर में बोली जाती है उसको मातृभाषा कहते हैं। जो क्षेत्रीय भाषा यानी कि जो आपके क्षेत्र विशेष में नहीं, आपके पड़ोसी भी बोलते हैं, आपके घर के लोग भी बोलते हैं, या कुछ दूर का हिस्सा जो होता है उसमें जो एक भाषा बोली जाती है वो क्षेत्रीय भाषा होती है। ठीक है, इनको प्रथम भाषा के रूप में मानना क्या होता है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत ये आपके जो है तीनों चीज़ें आती हैं। एक आपका मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा को प्रथम भाषा के रूप में माना जाए किसी भी बच्चे के लिए। अगर कहीं भी भाषा सीखने जाता है, किसी भी विद्यालय में पढ़ता है, तो इन भाषाओं को सबसे पहले प्रथम भाषा के रूप में माना जाना चाहिए। दूसरी भाषा कोई भी ले सकता है, चाहे वो अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, मलयालम हो, कोई भाषा हो, प्रथम भाषा में यही सब भाषाएं ली जानी चाहिए। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। परिवार, संबंध और भावनाएं, ये तीन है। ठीक है, क्या इनको शब्दजाल माना जाएगा? परिवार, संबंध और भावनाएं, क्या इनको शब्दजाल माना जाएगा? प्रकरण आधारित शब्दावली माना जाएगा? शब्द समूह या फिर समूह शब्दावली माना जाएगा? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, किस रूप में जाना जाएगा? ये प्रकरण आधारित शब्दावली के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, प्रकरण आधारित शब्दावली के रूप में इसको जाना जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? ठीक है, ये जो विधि है इसको क्या कहेंगे? इसको मॉडल पठन कहेंगे, व्याकरण अनुवाद विधि कहेंगे, पारस्परिक शिक्षण कहेंगे, या फिर संरचनात्मक उपागम कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। ठीक है, यानी आपस में बातचीत करने के लिए करते हैं। वह भाषा क्या है? क्या वो अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता है, या फिर संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता है, या फिर बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल है? बिल्कुल सही, वो क्या है? बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब कि आसपास, यानी कि हम दो लोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है जिसमें आमने सामने के में अंतःक्रिया का मतलब संप्रेषण, बातचीत करते हैं। ठीक है, तो यह होता है बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? पहला कि उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। दूसरा कि उन शिक्षार्थियों के जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन है कि उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है। और फोर्थ ऑप्शन है कि उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण या अधिगम युक्तियों को समझने और सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल सही, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि कहीं भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो स्टोरी पढ़ रहा है, कोई कहानी पढ़ रहा है। ठीक है, वो तेज़ आवाज़ में पढ़ रहा है, वहाँ पे कोई भी सेंटेंस पढ़ रहा है गलत, या फिर कोई भी शब्द गलत पढ़ रहा है, तो उसमें आप अगर कोई भी सुधार कर रहे हैं, कोई टीचर सुधार कर रहा है कि ये आप गलत पढ़ रहे हैं, या कोई बच्चा कह रहा है कि अरे आप तो ये जो सेंटेंस ये गलत पढ़ रहे हैं, ये शब्द को गलत पढ़ रहे हैं, तो वो उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण या फिर अपने अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने या फिर सुधार करने की जरूरत होती है, वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? ध्यान रखना है, आपको निगेटिव बताना है। पहला ऑप्शन है कि संकेत भाषा में व्याकरण होती है। ठीक है, दूसरा कि संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। ठीक है, तीसरा संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, ये भी सही है।
संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। संकेत भाषा की भी अपनी एक व्याकरण होती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन निगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो निगेटिव का निगेटिव ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। पहला है आनंद के लिए पढ़ना। क्या जो विस्तृत पठन होता है वो आनंद के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है, सही है। विस्तृत जो पठन होता है आनंद के लिए ही पढ़ा जाता है। दूसरा, सराहना बोध के लिए पठन, ये भी सही है। तीसरा है बहिर्वेशन के लिए पढ़ना, ये भी ठीक है। और फोर्थ है व्याकरण अधिगम के लिए पढ़ना, बिल्कुल नहीं। व्याकरण सीखने के लिए विस्तृत पठन का अध्ययन नहीं किया जाता है, विस्तृत पठन नहीं किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव, और निगेटिव का निगेटिव ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, या फिर चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से, या फिर समावेशित युक्तियों के माध्यम से, या फिर केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों के द्वारा। केवल लिखित परीक्षा के द्वारा नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। भाषाई कौशल सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होता है वो समावेशित युक्तियों के माध्यम से होता है। किस माध्यम से होता है, ये होता है समावेशित युक्तियों के माध्यम से। चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से नहीं होता है। एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, ये भी नहीं होता है। इसका थर्ड ऑप्शन समावेशित युक्तियों के माध्यम से भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका माना जाता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं। इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। पहला कि पाठ्य वस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ, क्या ये कहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करने से तो पॉसिबल नहीं है, ये गलत होगा। दूसरा कि एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ, बिल्कुल सही। इसमें कह रहा है कि विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा। वर्णनात्मक, जिसमें वर्णन किया जाए किसी भी कहानी को, ठीक है, यानी व्याख्या एक तरह से उसका कह सकते हैं व्याख्या किया जाए या उसका वर्णन किया जाए। वर्णन का मतलब कि कोई भी एक कहानी है उसका पूरा वृतांत बताया जाए कि ऐसे ऐसे चीज़ें घटित हुई हैं, ठीक है। इसका आकलन करने के लिए यानी वर्णनात्मक कौशल प्रयोग करना बच्चे ने सीखा है, और उसको आकलन करने के लिए एक ऐसी घटना साझा करे बच्चा जिसमें उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो, जी नहीं। कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो, ये भी गलत होगा। इसका सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है। कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा, यानी जो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की गई उसको तो पढ़ ही रही है, उसके अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को भी वो सुलभ कर रही है, यानी कि अन्य पुस्तकों को भी वो पढ़ रही है। तो इस तरह के पठन को क्या कहेंगे, क्या वो साझा पठन होगा, या फिर गहन पठन होगा, या फिर विस्तृत पठन होगा, या फिर निर्देशित पठन होगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विस्तृत पठन, ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्न में से एक प्रासंगिक नहीं है, कौन सा नहीं है, ये बताना है। पहला कि बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि बच्चों और संसाधनों की अनुकूलता, तीसरा है विद्यार्थियों का स्तर, और चौथा सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों को चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्न में से एक प्रासंगिक नहीं है, क्या बताना है, निगेटिव बताना है। तो बच्चों की अधिगम आवश्यकता और उन्हें आने वाली भाषाएं तो सही है, पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता ठीक है, विद्यार्थियों का स्तर भी सही है, लेकिन सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता यानी जिसको कठिनता कह सकते हैं, जो हार्ड हो,
और गहनता, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव, और निगेटिव का निगेटिव ही सही होगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है। ठीक है, क्या उपयोग और दोहराव का मतलब कि बार बार रिपीट करना गलत है। सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास नज़र आ गया, काट दीजिए। अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट। तीसरा है चेक लिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। ठीक है, चेक लिस्ट ये भी नहीं होगा बल्कि थर्ड सही होगा, अवलोकन करना, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट देना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और सहायक होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है, फोर्थ भी इसका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन यानी कि शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी, किसका बात के लिए प्रोत्साहित करेगी। पहला है सक्रिय रूप से देखना और सुनना, क्या इस बात के लिए होगी। या फिर दूसरा श्रवण युक्तियाँ, सक्रिय रूप से देखना, श्रवण युक्तियों ने सुनना, सक्रिय रूप से देखना, विद्यार्थियों की भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सेकेंड ऑप्शन अभी सही है। तीसरा देख लेते हैं, इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, उतना ज़्यादा ये जो है उपयुक्त नहीं है। और फोर्थ है कि मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियाँ पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा करना, ये भी सही नहीं है। इसका सेकेंड ऑप्शन ही उपयुक्त और सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो ध्यान देना है इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, पहला है अभिकथन ए दिया है कि अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। बिल्कुल सही, बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं व्याकरण को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ज़्यादातर जो ध्यान देते हैं बच्चा संज्ञा की जो है अपेक्षा जो क्रिया होते हैं उनका प्रयोग अधिक करते हैं। ठीक है, वो उनको व्याकरण नहीं पता होता प्राइमरी लेवल पे, आप सभी जानते हैं, तो ये अभिकथन सही है। दूसरा तर्क दिया है कि उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती, ये भी सही है। बाल्यावस्था में बच्चे कम शब्द बोलना पसंद करते हैं, कम शब्द उनको समझ में आता है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं वो बोल ही नहीं पाते हैं, तो ये जो उनकी शब्द संपदा होती बहुत ही सीमित होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि आर ए और आर दोनों सही है, और जो आर है इसकी व्याख्या भी सही करता है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं भाषा या फिर शब्दों की बात कर रहा है। ठीक है, बोलने की ही बात हो रही है। तो पहला है कि ए और आर दोनों सही है, हाँ ठीक है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है, जी नहीं व्याख्या करता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा तो गलत ही होगा, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। कैसे करना है ये बताना है। ठीक है, पहला कि मैं जब सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। याद करना क्या होता है हमने बताया, गलत होता है। ठीक है, दूसरा कि जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। ठीक है, मतलब पहला कह रहा है कि मैं जब सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, और दूसरा कि जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा का जो प्रयोग है कहाँ कहाँ पे हो रहा है उसको याद कर लेती। बिल्कुल सही। मान लीजिए कि कोई कहानी वो लिख रही है जिसमें भाषा का यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कहाँ कहाँ पर जो है भाषा का प्रयोग हुआ है वो इस स्थान को याद कर लेती कि कहाँ कहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, जब मैं देखकर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, जी नहीं गलत होगा। मैं जब देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, ये भी गलत है। याद करना हर जगह पे दिया है, वैसे तो याद करना जो होता है वो नेगेटिव माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना है कि यहाँ पे याद करने के लिए किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रही कि जब मैं सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती है। सुनने पर भाषा प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ उतनी अच्छे से नहीं याद होगा, लेकिन जब आप लिखेंगे कोई भी आप स्टोरी लिख रहे हैं और कहाँ कहाँ पे आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे व्याकरण का यूज हो रहा है, उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
और वैसा होता भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती। ठीक है। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। ठीक है। यहाँ पे हूँ हो जाएगा, करती हूँ। पहला कि अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना। दूसरा कि संदर्भ सामग्री की मदद लेना। ठीक है। मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति विन्यास पर ध्यान देना, ये गलत है। यहाँ पे अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, ये भी गलत हो जाएगा। संदर्भ सामग्री की मदद लेना, ये क्या हो जाएगा, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो संदर्भ सामग्री की मदद लेती है। ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। नैदानिक परीक्षणों का जो प्रयोग है वो किसके आकलन के लिए किया जाता है। पहला है कि शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता होती है, इसके अंतर्गत किया जाता है। या फिर पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता होती है, या शिक्षार्थियों की उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना होता है, या फिर शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु होते हैं। तो जो नैदानिक परीक्षण होता है उसके प्रयोग किसमें प्रयोग के लिए आकलन किया जाता है, तो ये होता है शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु। शिक्षार्थी जो है यानी जो विद्यार्थी है उसका जो है भाषा में कहाँ पे मजबूत बिंदु है और कहाँ पे कमज़ोर बिंदु है, उसका जो है परीक्षण करने के लिए नैदानिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है और इसका आकलन किया जाता है। ठीक है। यानी कि बच्चा है कोई तो भाषा सीख रहा है तो उसके कौन कौन से बिंदु कमज़ोर हैं, कौन कौन से जो है मजबूत हैं, इसका आकलन करने के लिए नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। पहला है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा, इसका आकलन करते हैं। या फिर दूसरा भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई है। तीसरा कि बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, और चौथा दैनिक वार्तालाप की भाषा। तो निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं, भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई हो, इसका आकलन करते हैं। ठीक है। जो निपुणता परीक्षण होती है यानी कि निपुणता का मतलब कि निपुण हो गए हों बच्चे, कहाँ तक निपुण हुए हैं, यानी कि भाषा का वह कौन सा स्तर है जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है। यानी अगर आप भाषा सिखा रहे हैं तो आप ये देखेंगे ना बच्चे कौन कौन सी चीज़ों में निपुण हो गए हैं, कौन कौन से स्तर में वो निपुण हो गए हैं। तो भाषा का कौन सा ऐसा स्तर है जहाँ विद्यार्थी जो है उसमें निपुण हो गए हैं, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक क्या मंतव्य है। ठीक है। क्या वो सहपाठी पृष्ठपोषण करना चाह रहा है, या फिर टॉपिक के प्रति रुचि पैदा कर रहा है, या फिर पाठ्यवस्तु की समीक्षा लिखने के लिए कह रहा है, या फिर उनकी स्मृति का परीक्षण कर रहा है। एक अध्यापक है वो विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित कर देता है। ठीक है। यानी कि उसको डिवाइड करते हैं, कुछ बच्चे इस समूह में रहेंगे, मान लीजिए कि 10 बच्चे हैं तो 5-5 लोगों के 2 समूह उसने बनाए, और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। हाथी एक टॉपिक है, उस कहानी को पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन करता है। ठीक है। प्रश्नोत्तरी रखता है। ठीक है। दोनों समूहों के लिए प्रश्नोत्तरी रखता है। तो इस तरीके का जो विधि अपना रहा है उसमें अध्यापक का क्या मंतव्य है, क्या वो सहपाठी पृष्ठपोषण करवा रहा है या फिर टॉपिक के प्रति रुचि पैदा कर रहा है। बिल्कुल सही। जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को पढ़ाना चाह रहा है उसके प्रति रुचि पैदा कर रहा है, इसलिए वो प्रश्नोत्तरी करा रहा है ताकि बच्चे जो है दोनों ग्रुप के बच्चे आपस में प्रश्न पूछें, और जब प्रश्न पूछेंगे तो उनमें एक रुचि हो जाएगी कि हाँ इस प्रश्न का जो उन्होंने पूछा अगर उत्तर बता दिया तो ठीक, नहीं बताया है तो वो टीचर से जानने की उत्सुकता उनके अंदर रहेगी। तो उस टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना उस अध्यापक का मंतव्य होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है।
ठीक है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी भाषा की क्लास उसमें एक विद्यार्थी डिस्टर्ब कर रहा है, अवरोध पैदा कर रहा है, तो इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, या फिर समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो अभिभावक क्यों आएंगे। तीसरा कि विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। गलत है, विद्यालय प्रशासन क्या करेगा इसमें, क्लास तो आपकी है, आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा जो है इसमें डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में पढ़ाते समय, तो आप सबसे पहले ये ऑप्शन देंगे बच्चों के लिए कि आप बताइए जो ये आप जो है ये कर रहे हैं, अवरोध पैदा कर रहे हैं, डिस्टर्ब करें, इनके लिए क्या उपाय किया जाए, इनको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, इस तरीके से आप कहेंगे और ऑप्शन देंगे बच्चों के लिए कि आप बताइए क्या उपाय किया जाए। तो बच्चे कुछ ना कुछ बताएंगे, उसमें क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाए कि बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी किसी बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है, क्या वाचन कौशल होता है, ठीक है, या फिर पठन कौशल है, लेखन कौशल है, या फिर है श्रवण कौशल। क्वेश्चन कह रहा विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, कोई भी एक टॉपिक है या कोई विचार है उस पर क्या करते हैं, खुद से मंथन करते हैं, सोचते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, फिर संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है लेखन कौशल। ठीक है, क्या होता है, लेखन कौशल होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाए। किसी भी चीज़ को लिखने के लिए सबसे पहले आप विचार मंथन करेंगे। ठीक है, उस कोई भी विचार है उस पर जो है मानस मंथन करेंगे, फिर आप संयोजन करेंगे, फिर एक प्रारूप तैयार करेंगे, फिर आप लिखेंगे, फिर उसके जो भी कार्य होगा उसको आप पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि उसको समाप्त करेंगे, एक तरह से कह सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है लेखन कौशल। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो कि काफ़ी हार्ड के अंतर्गत आते हैं। और हिंदी पेडागॉजी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप सभी जानते हैं। हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा नहीं आते हैं, 15 ही आते हैं, लेकिन आप जब तक पेडागॉजी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। 15 नंबर का जो आता है वो आपका जो है आपका गद्यांश और पद्यांश दोनों मिला के 15 नंबर होता है, और 15 नंबर सिर्फ अकेले आपका पेडागॉजी से होता है। तो पेडागॉजी के जो हार्ड क्वेश्चन थे, जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, जो समझ में नहीं आ रहे थे, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास हुई है ये पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम होने से पहले पहले सारी टॉपिक आपको जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।